हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। और आप लोगों की परीक्षा की तैयारी जो कमिंग्स बोर्ड है, तैयारी कैसी चल रही है। आशा करती हूँ अच्छी चल रही है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके कमिंग एग्ज़ाम के लिए। अच्छे से तैयारी करिए, हर सब्जेक्ट को समय प्रबंधन में बांधते हुए एकदम अच्छे तरीके से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो आज के इस पिता पहचान क्लासेस में मैं लेके आई हूँ व्याकरण सत्र में एक विशेष पाठ जो आपके प्रश्न पत्र का एक मूल भाग होता है, मुख्य भाग होता है, जिसमें आपको नंबर्स मिलते हैं। नहीं, मुख्य भाग जिसे आपको छोड़ना नहीं है। तो मैं उसकी चर्चा कर दूं और फिर उसका प्रारूप दिखाकर, एक उदाहरण दिखाकर मैं आपको बता दूं कि ये कैसे लिखा जाता है। तो लेखन या रचना, हमारे प्रश्न पत्र में कौन कौन से प्रमुख लेखन या रचना आते हैं उस पर मैं आज चर्चा करने वाली हूँ। कुछ प्रमुख लेखन रचना यहाँ पर निम्नलिखित है, यहाँ पर लिखा हुआ है। पहला है अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, लघु कथा लेखन, स्ववृत्त लेखन, औपचारिक ईमेल लेखन, संवाद लेखन, विज्ञापन लेखन, संदेश लेखन और सूचना लेखन। तो यह लेखन का क्या प्रारूप होता है, किस तरह से लिखना चाहिए, कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और संक्षिप्त रूप में उसका कैसे हम परिचय देंगे कि किस रूप में हम लिखेंगे, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, स्पष्ट रूप से आना चाहिए। तो चलिए एक एक करके हम देखें। अनुच्छेद लेखन। पहला अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद एक पॉइंट पे, एक विषय वस्तु पे या एक विचार पर, जो एक विचार होते हैं उसको हम वाक्यों में लिखते हैं, कोई एक विचार, और उस वाक्यों के समूह को अनुच्छेद लेखन कहा जाता है। यानी ऐसे समझिए आप कि आपको अनुच्छेद लेखन आया समाचार पत्र पे, ठीक है, या फिर कंप्यूटर पे, या फिर कोई भी आप ले लीजिए, यानी कि उसका एक विचार बिंदु होगा, एक पाठ होगा। निबंध का प्रारूप क्या होता है, इससे बड़ा होता है। नहीं, और अनुच्छेद लेखन में किसी एक पाठ की व्याख्या की जाती है। ठीक है, और एक ही पाठ में संक्षिप्त रूप में उसका जो क्या कहते हैं, उसका जो लिखना और अंत उसी में समाहित हो जाता है, छोटे छोटे वाक्यों में। जैसे समाचार पत्र या आपका कंप्यूटर, तो आप जो कंप्यूटर के बारे में मेन फोकस लिखेंगे, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर आज के युग की कैसी उसकी आवश्यकता है, या उससे क्या लाभ है और क्या हानि है। छोटे छोटे बातों में उसका एक परिचय देना हमारा क्या कहलाता है, अनुच्छेद लेखन। अब मान लीजिए आपको किसी टॉपिक पे अनुच्छेद लेखन आ गया, ठीक है, तो सर्वप्रथम आपके सिलेबस में जो अनुच्छेद लेखन आपको दिया हुआ है, आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। नहीं, कोई भी विषय वस्तु आएगी तो वह क्या है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आपके सिलेबस में जितने अनुच्छेद हैं उसको आप उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी और रख लीजिए उसमें। अब आपको उसका लेखन कैसे करना है, आप जो उसकी जानकारी लीजिएगा एक परिचय के रूप में लीजिएगा, लेकिन जब अनुच्छेद में उसको लिखना होगा तो आपको क्या करना है, उसके मेन फोकस को क्या है, उससे क्या फ़ायदा है, उससे क्या हानि है, और आज के समय में समकालीन समय में उसकी क्या उपयोगिता है। कुछ 4-5 पॉइंट्स को अपने दिमाग में सेट कर लेना है। उसके बाद छोटे छोटे वाक्यों में उसका आंसर कर देना है, आपका अनुच्छेद लेखन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कंप्यूटर, तो आधुनिक युग में कंप्यूटर क्या है, नहीं, उसका परिचय हम देंगे। उसके बाद आज के आधुनिक समय में उसकी क्या उपयोगिता है, वह हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक है, 3 हुआ, उसका जवाब लिखेंगे छोटे छोटे में। उससे क्या हानियां हैं, हम देख रहे हैं कंप्यूटर से लाभ है तो कुछ हानियां भी है। नहीं, आज के नए जनरेशन उसके कैप्चर में आ गए हैं, उसका जो कंप्यूटर का सही उपयोग है जिस संदर्भ के लिए, उससे अलग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। बच्चे इसके प्रति ज़्यादा आकर्षित होकर उसमें जो सुविधा युक्त गेम्स हैं उसको खेलने लगे हैं, जिससे उनके मानसिक स्तर पर क्या कहते हैं हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है, आदि आदि। तो उनको सारगर्भित रूप में आपको लिखना है। ये आपका अनुच्छेद लेखन हो गया। दूसरा है पत्र लेखन।
तो मैंने पत्र लेखन का एक पूरा वीडियो डाला हुआ है अपने क्लासेस में, उसको आप जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। तो पत्र लेखन का पूरा प्रारूप आपको पता चल जाएगा। इन शॉर्ट वे में मैं बता दूं कि पत्र लेखन क्या है। पत्र लेखन किसी को संदेश देना नहीं, किसी को अपने भावों को, विचारों को स्पष्ट करना। तो पत्र के दो मुख्य भाग होते हैं, मैंने इसको स्पष्ट बताया भी है, आप शॉर्टकट में जान लीजिए। एक औपचारिक, एक अनौपचारिक। औपचारिक क्या होता है? अपने जितने भी अधिकारी होते हैं, चाहे हम विद्यार्थी हो, चाहे एक नागरिक के रूप में हम हो, चाहे एक कर्मचारी के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो, तो हम अपने उच्चाधिकारी को या फिर जो क्या कहते हैं सार्वजनिक क्या कहते हैं जगहों पर हमारी सुविधाओं के लिए जो कार्यालय बने हुए हैं या फिर पुस्तक संस्थान है या जो हमें सुविधा प्रदान करते हैं, हमारे लिए चीज़ें उपलब्ध कराते हैं, तो उनको भी हम औपचारिक पत्र लिखते हैं उनसे सामान मंगवाने के लिए, या फिर हमारे सामाजिक सुरक्षा के लिए जो पुलिस अधीक्षक हैं, नगर निगम हैं, जल आपूर्ति के लिए, सड़क प्रबंधन के लिए या और भी कुछ प्रबंधन के लिए, तो उसके पास हम पत्र लिखते हैं। कहने का सेंस है कि औपचारिक पत्र में वैसे पत्र आते हैं जो अपने अधिकारियों को हम लिखते हैं, ठीक है। उसमें आपका आवेदन पत्र आ जाएगा, शिकायती पत्र आ जाएगा, पुस्तक मंगवाने या किसी वस्तु विषय को मंगाने का पत्र आ जाएगा। उसका एक प्रारूप होता है, फॉर्मल। औपचारिक का इंग्लिश अर्थ क्या है? फॉर्मल, यानी कुछ ही फॉर्मेलिटीज़ हमें निभानी होती है। उसका पूरा प्रारूप मैंने बताया है अपने वीडियो में। जैसे कि आप किसी को आवेदन लिखते हैं, औपचारिक पत्र का आप देख लीजिए, जिस अधिकारी को हम लिख रहे हैं उसे हम संबोधित करते हुए सेवा में। मान लीजिए आप विद्यार्थी हैं, आपको प्रधानाध्यापक को लिखना है, आपको आवेदन पत्र आया 2 दिनों की छुट्टी के लिए, नहीं टीसी निकालने के लिए, आदि आदि को भी पत्र आप लिखते हैं, तो जो जिस अधिकारी को लिखते हैं उसका नाम लिखना होता है। जैसे प्रधानाचार्य महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, ठीक है, महोदय, महाशय। अब जिस कार्यालय के, जिस स्कूल के, जिस संस्थान के वो प्रधानाचार्य हैं, वो आपको यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है। जैसे केवी विद्यालय दिल्ली, केवी विद्यालय न्यू दिल्ली या दिल्ली, जो भी लिखते हैं आप, जो भी स्कूल का नाम है आपका लिख दिए। अब आपको विषय वस्तु का मेंशन उस पत्र में होगा। छुट्टी के लिए, टीसी के लिए, उसमें आपको पत्र में वह वर्णित होगा, तो आप विषय के रूप में उसका वर्णन लिखते हैं एक वाक्य में, यानी छुट्टी लेने के संबंध में, छुट्टी लेने के संदर्भ में, ठीक है। उसके बाद उन्हें संबोधित करते हुए हम पत्र लिखते हैं। महाशय हैं, लड़का है तो महाशय, महोदय आदि, श्रीमान आदि के नाम से हम उन्हें लिखते हैं, महोदया, भवदीय आदि, जैसा उनका पद होता है या सम्मान सूचक शब्दों के साथ उन्हें हम लिखते हैं। तो किसी को जब हम आवेदन करते हैं तो हमारे लिए वो एक तरह से प्रार्थना होती है, नहीं, हम विनयपूर्वक उन्हें प्रार्थना पत्र लिखते हैं, आवेदन पत्र लिखते हैं। तो आप एक लाइन एकदम रट लीजिए, सविनय निवेदन है कि, सविनय निवेदन है कि। अब आप अपना निवेदन है कि, अब आप अपना परिचय देंगे। परिचय देते हुए मैं निम्न वर्ग, इस वर्ग का छात्र हूँ, ये मेरा विषय है। अब आपको 2 दिन की छुट्टी चाहिए, तो क्यों चाहिए, आपको सटीक कारण भी देना होता है। आप किसी संस्थान से जुड़े हैं या किसी संस्थान को आप आवेदन पत्र लिख रहे हैं, तो उसके प्रति आप क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नहीं, आप कुछ भी बोलकर छुट्टी नहीं ले सकते, या कुछ भी बोलकर आप किसी से पुस्तक नहीं मंगवा सकते, या किसी संस्थान से कोई वस्तु नहीं मंगवा सकते। आपको एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन के रूप में आपको पत्र लिखना होता है, तभी ये गारंटी होती है कि आपको पत्र या कोई भी वस्तु या कोई भी छुट्टी या कोई भी विषय वस्तु हो वो आपको प्राप्त हो सके। तो ये औपचारिक पत्र में चाहे भी किसी को भी लिखना हो, किसी भी अधिकारी को लिखना हो, चाहे वो किसी संस्थान के हो, कोई पुस्तक विक्रेता हो या कोई पत्र के संपादक हो, कुछ भी हो, आपको इसी प्रारूप में एक फॉर्मेलिटीज़ निभाते हुए आपको प्रारूप में लिखना होता है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि जो
औपचारिक पत्र होते हैं उसमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ निभाई जाती है और जिसको हम पत्र लिखते हैं उससे हमारा फॉर्मल रिलेशन होता है, नहीं अपना अपनेपन वाला रिलेशन नहीं होता है, उसे कार्यालयी रिलेशन एक तरह से कहिए तो हमारा होता है। ठीक है। और अनौपचारिक पत्र में क्या होता है, अनौपचारिक पत्र हम किसे लिखते हैं, अपने सगे संबंधियों, मित्रों, जो भी हमारे सगे संबंधी हैं, और सामाजिक पत्र के रूप में, सामाजिक के रूप में हम नागरिक के रूप में जो हम अपने पर्व त्यौहार मनाते हैं उसमें निमंत्रण और संदेश के लिए जो हम पत्र लिखते हैं वो हमारा सामाजिक पत्र होता है, वह हमारे अनौपचारिक पत्र के कैटेगरी में आता है। उससे हमारा आत्मीय संबंध होता है, तो उसमें हमें कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं निभानी होती है, तो इनफॉर्मल होकर हम डायरेक्ट पत्र लिखते हैं। तो उसका एक विशेष क्या है कि आप वहाँ स्थान और दिनांक दिया जाता है। ठीक है। ये ख़त्म करने के बाद लास्ट में हम अपना परिचय देते हैं फॉर्मल लेटर में, और उसके बाएं साइड में आपको दिनांक देना होता है। अब आधुनिक हिंदी व्याकरण में पहले था कि आप बाएं साइड से स्टार्ट करते थे, दाएं साइड में आप क्या करते थे, अपना अंत करते थे। अब बाएं साइड में भी आप अपना अंत कर सकते हैं, एक दिशा में भी अपना अंत आप कर सकते हैं। ठीक है। अनौपचारिक पत्र भी आप समझ गए, औपचारिक पत्र भी समझ गए, और उसमें कौन कौन से पत्र आते हैं इसकी भी चर्चा मैंने आपको की। अब तीसरा है लघु कथा लेखन। नाम से ही पता चल रहा है, कोई छोटी कथा, लघु मतलब क्या होता है, छोटी कथा, नहीं तो लघु कथा लेखन का आखिर क्या महत्व है, इसे हिंदी साहित्य में या शॉर्ट स्टोरी इंग्लिश साहित्य लिटरेचर में क्यों स्थान दिया गया। तो लघु कथा लेखन का विशेष तात्पर्य है कि इसके माध्यम से कोई ना कोई शिक्षा सामने वाले को दी जाती है, एक प्रभावशाली अंदाज में, एक छोटी घटनाक्रम के रूप में आपको एक संदेश दिया जाता है। ये नीतिपरक भी होता है, धार्मिक भी होता है, पौराणिक भी होता है, नहीं ताकि आपको सब चीज़ की जानकारी प्राप्त हो सके और आप पर एक विशेष प्रभाव पड़ सके, नहीं इस कैटेगरी में लघु कथा लेखन लिखा जाता है। तो इसका जो प्रारूप होता है छोटा होता है लेकिन आकर्षक होता है और एक पूर्णता होती है उसमें। जैसे कि आपको किसी को संदेश देना है, किसी को शिक्षा देनी है, नहीं लोभ से नुकसान होता है, नहीं लोभ करने से नुकसान होता है। तो आप किसी कथा का मन में सोचेंगे कि कैसे मैं सामने वाले को ये स्पष्ट करूं, तो आप वो आपने ज़रूर सुनी होगी, वो सोने का कंगन शेर बूढ़ा हो जाता है, वह नदी के उस पार होता है, सामने से नदी बहती है जिसमें दलदल होता है, और वह आने जाने वाले जो पथिक होते हैं उसे लोभ देता है कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किया, अब मैं चाहता हूँ कि कुछ मैं दान पुण्य का काम करूँ, और वो अपनी बातों से उलझाता है पथिकों को। लोग सुनते हैं और जो समझते हैं उसके व्यवहार को, उसके आचरण को, कतः सिंह कभी भी वो आस्तिक नहीं हो सकता, उसे टाल जाते। लेकिन उसमें एक लोभी आदमी फंस जाता है और वह कंगन के लोभ में फंसकर वह दलदल में फंस जाता है और सिंह उसे मार के खा जाता है। ये एक छोटी सी कहानी है लेकिन लोभ के परिणाम को बताने के लिए बिल्कुल सार्थक है। तो इस छोटी कहानी से हम सामने वाले को क्या करते हैं, शिक्षा दे जाते हैं, एक बहुत बड़ी शिक्षा दे जाते हैं। या कोई पौराणिक बात बतानी हो, बहुत सारी पौराणिक कहानियाँ हैं, धार्मिक कहानियाँ हैं, चाहे महाभारत की हो, रामायण की हो, किसी एक घटनाक्रम को एक कथा के रूप में बताना भी क्या होता है, एक नैतिक बातें, उसे नैतिकता से जोड़कर हम उसे बता सकते हैं। तो लघु कथा क्या है, हमारा एक घटनाक्रम को शैक्षिक तरीके से, प्रभावशाली तरीके से लेखन करना। इस तरह के प्रश्न में आपको कुछ बातें सांकेतिक अर्थ में बताई जाती है, अगर और वो नॉर्मल होती है जो कि हमारी ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ी होती है, नॉर्मली सामाजिक घटनाओं से जुड़ी होती है, जिसकी जानकारी हमें समाचार पत्रों के माध्यम से, धार्मिक पुस्तकों के माध्यम से, पौराणिक पुस्तकों के माध्यम से हमें ज्ञात होता है, तो वो आपको लिखना आता है। चौथा है स्ववृत्त लेखन। स्ववृत्त लेखन क्या है, अपने बारे में विवरण, स्ववृत्त अपने बारे में बताना। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी हमारे लेखन में, किसी भी संस्थान में हमें कोई विज्ञापन निकलता है किसी नौकरी के लिए, नहीं, या फिर आजकल तो शादी विवाह में भी स्ववृत्त लेखन लिखने का
प्रचलन चल गया है। नहीं, लड़का इस क्वालिटी में है, लड़की इस क्वालिटी में है, उसमें ये योग्यता है, उसका रंग ये है, नाम ये है, पिता माता प्रचलन चल रहा है, ताकि सामने वाले का पूरा विवरण हमें स्पष्ट रूप से पता चल सके। तो यहाँ पर स्ववृत्त लेखन का मेन उद्देश्य है, जब कोई भी कंपनियाँ, चाहे वह सरकारी हो चाहे निजी हो, वह विज्ञापन देती है कि कोई भी संस्थान किसी एक व्यक्ति से नहीं चलता है ना, तो वह विज्ञापन देती है जो उनकी आवश्यकता होती है उस सीट के लिए सदस्य के रूप में, वह विज्ञापन देती है और उसमें योग्यताओं का भी वर्णन किया जाता है। तो उन विज्ञापनों को देखकर हम अपना उद्देश्य लिखते हुए स्ववृत्त लेखन देते हैं। हम आवेदन देते हैं उस विज्ञापन के लिए कि मैं ये नौकरी करना चाहता हूँ, मैं इस पद पे काम करना चाहता हूँ। तो आजकल के चलन में वह जो स्ववृत्त है, अपना जो विवरण है, वह लिखकर हमें अटैच करके उसके साथ देना होता है। यह बहुत ही प्रभावशाली है। जो भी कंपनियां क्या कहते हैं, अब उसके सीट को प्रोवाइड करती है तो उसे स्पष्ट पता चल जाता है कि इस सीट के लिए यह योग्य है कि नहीं। और इसमें एक विशेष बात का ध्यान देना होता है कि स्ववृत्त लेखन में कुछ भी चीटिंग नहीं होनी चाहिए, उसमें सार्थकता होनी चाहिए, यथार्थ बातें होनी चाहिए। आप में जितनी एबिलिटी है उसका विवरण, या जितनी आप में योग्यता है, चाहे वह शैक्षणिक योग्यता हो, चाहे आप जब अपना परिचय देते हैं, मैं फिर आपको प्रारूप भी बताऊंगी क्या क्या उसमें लिखना होता है, उसका सही वर्णन होना चाहिए। नहीं तो अगर आप गलत विवरण देते हैं, गलत जानकारियाँ देते हैं, तो इससे आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है। क्योंकि जब आपका चुनाव हो जाता है तो आपके इंटरव्यूज़ होते हैं, या फिर काम करने के दरमियान आप उस योग्यता को नहीं दिखाते हैं, तो आपको वहाँ पर शर्मिंदगी उठानी पड़ती है और बहुत सारे अनर्गल बातों का सामना भी करना पड़ता है। तो आप देखिए स्ववृत्त लेखन का प्रारूप जो होता है मुख्यतः कैसे लिखा जाता है। थोड़ा सा मैं शॉर्ट में आपको बता दूं, स्ववृत्त लेखन मतलब अपने बारे में पूरा विवरण। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, व्यक्तिगत परिचय देते हैं। पहला पॉइंट हमारा यह होता है, आवेदन के साथ ये पेपर हम अटैच करना पड़ता है। व्यक्तिगत परिचय में देखिए क्या क्या होना चाहिए। नाम, आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, ठीक है। उसके बाद आपका जो अभी का पता है, वर्तमान पता, क्योंकि आपको जो भी मैसेजेस जाएंगे आपके पते पे जाना होगा, वर्तमान पता लिखना होता है आपको। उसके बाद आपको दूरभाष नंबर यानी टेलीफोन नंबर आपके पास कोई उपलब्ध है तो उसकी जानकारी दे दीजिए। मोबाइल नंबर, मोबाइल का युग है तो मोबाइल नंबर आप दे दीजिए, नहीं आदि आपको व्यक्तिगत परिचय में देना होता है। फिर आपको उद्देश्य का भी जिक्र करना होता है उस विज्ञापन के संदर्भ में कि मैं इस पद के लिए इच्छुक हूँ और मुझे यह कार्य करना है। उसके बाद हम शैक्षणिक योग्यता का परिचय देते हैं। तीसरे नंबर में दूसरा उद्देश्य क्यों करना चाह रहे हैं हम, तीसरा शैक्षणिक योग्यता। अब ये शैक्षणिक योग्यता में भी कुछ पॉइंट्स आपको देने होते हैं, एक परफॉर्मा के रूप में, टेबल के रूप में, यानी कि आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, यानी कि बोर्ड तक पढ़ाई की है, किस विश्वविद्यालय से किया, किस विद्यालय से किया है, नहीं कौन से बोर्ड से किया है, बोर्ड का नाम लिखना होता है आपको, और आपको प्रतिशत या कितने अंक प्राप्त हुए, ऐसे आपको प्रारूप के रूप में आपको देना होता है। नहीं जैसे आपको CBSE से किया है, ठीक है, यहाँ पर आपको वर्ग का नाम यानी कौन से में किया आपने, 10वीं कहाँ से किया, 11वीं कहाँ से किया, उसके बाद अगर आप स्नातक कर रहे हैं यानी ऑनर्स तो आपने किससे किया, और जहाँ तक आपकी पढ़ाई हुई है स्नातक, स्नाकोत्तर, B.Ed, M.Ed जो भी है उसका पूरा विवरण आपको शैक्षणिक योग्यता में देना होता है। उसके बाद अगर आपने कोई अन्य योग्यता ली है तो उसका भी परिचय आपको देना होता है अन्य योग्यता के रूप में। अन्य योग्यता में जैसे कि लोग कंप्यूटर कोर्स करते हैं,
नहीं, टंकन यानी टाइपिंग का कोर्स सीखते हैं, या और भी कोई जो आपकी योग्यता है उस संदर्भ में, संगीत में या किसी और में, या उससे संदर्भित जहां आप कार्यालय में ले रहे हैं उस संदर्भित में अगर कुछ आपको आता है, डिप्लोमा आपने किया है, तो अन्य योग्यता की भी चर्चा होनी चाहिए। आपको कुछ उपलब्धियां प्राप्त हुई है तो उसके बारे में भी आपको जानकारी देना है। ठीक है, उपलब्धियां क्या होता है? उपलब्धियां यानी कि आपने किसी में क्या कहते हैं, गणतंत्र दिवस के परेड में एनसीसी में आपको ए ग्रेड मिला, कुछ उपलब्धियां आपको प्राप्त है, या फिर किसी संस्थान में आपने 6 साल तक काम कर कर ए ग्रेड पाया, नहीं, किसी कार्यक्रम में आपको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, कंप्यूटर टाइप में क्या कहते टाइपिंग में आपको बी ग्रेड या ए ग्रेड प्राप्त हुआ, ये सब आपकी उपलब्धियां हैं, नहीं, जो कि आपके एक विशेष शैक्षणिक योग्यता को बताती है, तो उसका भी विवरण आपको करना होता है। उसके बाद अन्य कार्యేतर योग्यता। अन्य कार्యేतर योग्यता क्या होता है कि इस कार्य के अलावे इस कार्य से संबंधित आपके अंदर और कोई योग्यता है तो उसका भी विवरण यहाँ पर करना होता है। ये क्यों आवश्यक है? आप सोचेंगे ये क्यों आवश्यक है? आजकल हर क्षेत्र में इंसान को अपडेट होना चाहिए, यानी कि उसे अपने कार्य के अलावा वो सारे कार्य आने चाहिए, उसमें सक्षमता होनी चाहिए। आज कहता है ना ऑल राउंड डेवलपमेंट, तो यहाँ पर ये काम करता है। ये देने के बाद आप एक क्या कर घोषणा लिखते हैं एक पंक्ति में कि मैं इसके लिए योग्य हूँ, मेरी जो सारी जानकारियाँ हैं बिल्कुल सत्य है। ठीक है, उसके बाद आप अपना नाम लिखते हैं। तो इससे जो भी प्रतिनिधि हैं इसको प्राप्त करने के लिए जितना शुद्ध, जितने अच्छे तरीके से, या आप अपनी हैंड राइटिंग में लिखिए तो अच्छे से, उसमें वर्णानुसार गलती ना हो, या फिर टाइपिंग किया हुआ सुंदर तरीके से ये होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, और क्या कहें, या फिर आप कंप्यूटर के माध्यम से निकालते हैं तो उसमें भी एक आकर्षण होना चाहिए। वो देखकर ही जो बायोडाटा या स्ववृत्त लेखन है वह देखकर ही सामने वाले को इम्प्रेस करता है। तो यह इसका एक बहुत बड़ी एक क्वालिटी है, सामने वाले को अपने बारे में प्रस्तुति देने के लिए एक ही बहुत बड़ा साधन है। ठीक है, हम सामने नहीं जाकर भी इसके माध्यम से अपना एक पूर्ण परिचय हम दे देते हैं। ठीक है, हमेशा से आपको ये काम आने वाला है। अभी आप क्या कहते हैं पढ़ाई के माध्यम से इसे जान रहे हैं, लेकिन जीवन के हर क्षेत्र में आपको स्ववृत्त लेखन देना होता है। ठीक है, अब 5वां है औपचारिक ईमेल लेखन। अब ये ईमेल लेखन क्या है यह आप समझिए। इलेक्ट्रॉनिक ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक भेजना, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक पत्र, जिसे हिंदी में तीव्र पत्र कहा जाता है। शीघ्रता, तीव्र मतलब तेजी से, नहीं, आज कंप्यूटर का युग है, अब पत्र लेखन का काम धीरे धीरे कम हो गया है, खत्म नहीं हुआ है। आज भी अपनी भावनाओं और बातों को हम पत्रों के माध्यम से एक दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं, लेकिन यह जो ईमेल है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक मेल है, इलेक्ट्रॉनिक जिसके के माध्यम से जो हम संदेश भेजते हैं, यह हर विशेष संस्थान में या नॉर्मली भी जो कार्यालय में काम करते हैं जिसके पास समय का अभाव है, इसका उपयोग बड़े ही तेज़ी से कर रहे हैं। क्योंकि इसमें एक सुविधा क्या होती है कि यहाँ पर जो संदेश होता है वह तुरंत सामने वाले जिसको हमें भेजना है तुरंत वह संदेश प्राप्त हो जाता है, और यह पूरी तरह से सुरक्षित भी है। क्यों? क्योंकि जिसे हम भेजते हैं वह सिर्फ वही पढ़ सकता है, और इसमें एक और सुविधा है कि इसे हम एक से अधिक व्यक्ति तक भी भेज सकते हैं। तो यह मेरा एक विशेष लेखन है, और इसका जो प्रारूप होता है पत्र की तरह ही होता है, औपचारिक और अनौपचारिक। बस इसमें कुछ कंडीशन होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। ठीक है, औपचारिक ईमेल लेखन में आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होता है, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉनिक मेल है। आपको अपने अकाउंट पे आपको एक अकाउंट तैयार करना पड़ता है, उसके माध्यम से आपको संदेश भेजना होता है। तो सबसे पहले प्रोवाइडर पे जाकर अपना अकाउंट खोलें। आपको एक एड्रेस मिलेगा, एक अकाउंट नंबर मिलेगा जीमेल पे, जैसे गूगल पे हमें ये सुविधा प्राप्त होती है। तो गूगल पे जाकर सारे जो उसमें दिए हुए हैं प्रारूप को करके हम अपना पहले अकाउंट खोलते हैं। उसके बाद हम ईमेल पर संदेश भेजते हैं, जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी कि कैसे भेजना होता है। इसमें जो हम भेजते हैं
तो पहले जिसको हमको भेजना होता है टू करके हम उसका जीमेल जो अकाउंट नंबर है वह भेजते हैं। जैसे मेरा नंबर है prita22@gmail.com। ठीक है, जिसको भेजना है वह हमारे मतलब कि जो हमारा अकाउंट है जीमेल का, जो हमें प्रोवाइडर के द्वारा प्राप्त होता है, उस प्रोसेस से हमें गुजरना होता है, एक अकाउंट अपना बनाना होता है, तभी हम इलेक्ट्रॉनिक मेल कर सकते हैं। और जिसके पास भेजना है उसके पास भी उसका अपना अकाउंट होना चाहिए। और यहाँ पर एक से अधिक को भेजना होता है तो हम CC का हमारे पास ऑप्शन होता है। CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी। तो CC1 CC2 करके हम जो अन्य लोगों को भेजना है उसका जो भी अकाउंट है उस पर हम करते जाएंगे। उसके बाद मेन खाली जगह पे इस तरह का प्रारूप बना होता है। ईमेल आपको जो ईमेल हम भेजते हैं, जो संदेश हम भेजते हैं, तो फिर खाली जगह पे क्लिक करके अपने संदेश हम टाइप करते हैं। उसके बाद सेंड के ऑप्शन में, नीचे सेंड का ऑप्शन आता है, सेंड के ऑप्शन में हम क्या करते हैं, क्लिक कर देते हैं। और जब मैसेज हमारा वहाँ पहुँच जाता है तो मैसेज सेंड सक्सेसफुली आपको दिखा दिया जाता है और तुरंत कुछ क्षण में ही वह संदेश आप भेजने वाले को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसमें एक BCC का भी ऑप्शन आता है। BCC का ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी पहला जो हम भेजते हैं वह मुख्य प्राप्तकर्ता होता है जिसे हम संदेश भेज रहे हैं। उसके बाद CC कार्बन कॉपी अन्य प्राप्तकर्ता होता है। और ये BCC जो होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है। ये जिसको हम भेजते हैं तो मुख्य प्राप्तकर्ता को इसकी जानकारी नहीं मिलती है। तो यहाँ पर ये हमारे लिए सुरक्षित भी है कि जिसको हम ब्लाइंड के रूप में भेजना चाहें, स्पेशली भेजना चाहे, तो यह इसे पता नहीं चलती है। ये हमारे लिए सुरक्षित भी है। अब नेक्स्ट है संवाद लेखन। संवाद लेखन क्या होता है हमारा, यानी बातचीत। संवाद यानी डायलॉग, जो हम बोलते हैं, यानी संवाद दो के बीच में की गई बातचीत को कहते हैं। तो आपको टॉपिक्स दिए रहेंगे और टॉपिक्स को ध्यान में रखकर आप में ये कैपेसिटी होनी चाहिए, आपको इसका अभ्यास करना चाहिए कि कोई टॉपिक आए तो जो संदर्भ दिया रहेगा, जो विषय वस्तु दी रहेगी, जो सब्जेक्ट दिया रहेगा, उस पर क्या बोला जाता है या कैसे किया जाता है। जैसे आपको बैंक में खाता खुलवाना है तो ग्राहक और अधिकारी के बीच, खाता खुलने वाले अधिकारी के बीच क्या बातचीत हो सकती है। नहीं तो बैंक अधिकारी और ग्राहक, पहले ग्राहक जाते हैं, ग्राहक बोलेंगे नमस्ते सलाम जो भी बोलना है बोलेंगे वो, तो फिर वो पूछेंगे क्या बात है, क्यों आए हैं आप, या आपकी मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। तो वहाँ पर छोटे छोटे वाक्यों का संयोजन करना हमें आना चाहिए, सुंदर, जो क्या कहते हैं व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध हो। ये नहीं कि हम कुछ भी बातें लिख दें और लंबी चौड़ी बात लिखकर व्याख्यान दे दें। जब उसे हम लेखन के रूप में, एक प्रश्न पत्र के रूप में, एक प्रारूप के रूप में हम लिखते हैं, हम बातचीत चाहे कितनी भी करें, जब लेकिन उसको लेखन का रूप हम देते हैं, लिखित रूप में देते हैं, तो वह व्याकरणिक दृष्टि से एकदम शुद्ध होना चाहिए और छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर जो प्रश्न आएंगे, किसी भी दो व्यक्तियों के बीच आपको टॉपिक्स पे संवाद लिखना है, डायलॉग लिखना है। जैसे फल विक्रेता और ग्राहक के बीच, नहीं क्या कहते हैं, और मान लीजिए कुछ विशेष रूप में आए, 11-12 के लेवल का आए, तो उसमें आपका नगर निगम अधिकारी और क्या कहते हैं नागरिक के बीच संवाद, क्या कहते हैं कोई उसमें विषय वस्तु दे दी जाएगी, नाली ठीक कराने के संबंध में, पेयजल व्यवस्था के संबंध में, नगर निगम अधिकारी और नागरिक के बीच संबंध। तो आपको यहाँ पर ये सेंस दिखाना है कि उस संदर्भ में दोनों में क्या बातचीत हो सकती है। वो उसमें आपके साथ अंतरंगता वाली बात नहीं होगी, फॉर्मल बातें होंगी कि पेयजल की व्यवस्था के लिए नगर निगम अधिकारी को आपको क्या दिक्कत है और उनसे आप क्या चाहते हैं और उनको ये चीज़ देने का आश्वासन देना चाहिए। ये सब बातें आपके मन में फिक्स होनी चाहिए। उससे आपका संवाद लेखन क्या होगा, बहुत ही सुंदर होगा। इसका कोई विशेष प्रारूप नहीं होता है। जिन दो व्यक्तियों के बारे में होता है कि इनके बीच संवाद लिखना है, उनका नाम आपको लिखना होता है। जैसे बैंक अधिकारी और ग्राहक के बीच है, तो बैंक अधिकारी लिख के पहले जो बोलेगा उसने क्या डायलॉग बका, फिर ग्राहक ने क्या कहा, नहीं फिर बैंक अधिकारी ने क्या कहा, आदि आदि करके इन शॉर्ट में हम एक सुगठित रूप में उसे पूरा करते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट है विज्ञापन लेखन। विज्ञापन आज के बाजार का या फिर कहिए कि आज के समय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है। विज्ञापन के माध्यम से वि जोड़ ज्ञापन, विज्ञापन 2 शब्दों से बना है, आप ध्यान से समझिए इसको। वि जोड़ ज्ञापन, वि का मतलब होता है विशेष, वि का क्या मतलब हुआ, विशेष, और ज्ञापन का मतलब होता है जानकारी। ठीक है, यानी विशेष जानकारी। इसका प्रयोग हम कब करते हैं? विशेष रूप से विज्ञापन का प्रयोग व्यवसाय के क्षेत्र में होता है। नहीं, जब अपने सामानों की बिक्री या फिर उसकी उपलब्धता की बात हम करते हैं तो हम विज्ञापन का सहारा लेते हैं। जिस विभिन्न कंपनियां, चाहे वो बड़ी हो छोटी हो, किसी भी उत्पाद की हो, अपने क्या कहते हैं उत्पादक चीज़ों को आकर्षित करने के लिए, ग्राहकों को लुभाने के लिए विज्ञापन का प्रयोग किया जाता है। तो विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो नवीन वस्तुएं हैं, कि नवीन उत्पादकता है, उसके बारे में लोगों को, ग्राहक को बताना, लोगों को बताना, उस उत्पाद के प्रति ग्राहक को लेने के लिए प्रेरित करना, नहीं आकर्षक तरीके से उसे सम्मोहित करना, और विज्ञापन के माध्यम से ये जानकारी देना और ग्राहकों तक उस वस्तु को उपलब्ध कराना। तो हर क्षेत्र में आप देखिएगा कि विज्ञापन का जो है प्रारूप वह फैल रहा है हर तरह से। किसी भी संस्थान में हो, अपने वस्तु की उपलब्धता के लिए वह विज्ञापन देते हैं। कोई छोटे मोटे होटल चलाने के लिए जब हम होटल चलाते हैं, या और भी कोई संस्थान है, या कोई भी चीज़ हम खोलते हैं, तो उसके लिए सबसे प्रथम हम विज्ञापन देते हैं ताकि लोगों तक उसकी जानकारी पहुंच सके कि यह दुकान यहाँ पर है, यह होटल यहाँ पर है, या ये संस्थान यहाँ पर है। कोई भी टीचिंग इंस्टीट्यूट ही हम चलाते हैं तो उसके लिए भी विज्ञापन देते हैं ताकि विद्यार्थी को हम आकर्षित कर सके, अभिभावक को हम आकर्षित कर सके और ये जानकारी दे सके कि इस सब संदर्भ की पढ़ाई या जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है। तो विज्ञापन लेखन का जो प्रारूप होता है वह एक प्रारूप के माध्यम से सरल भाषा में लिखा जाता है, नहीं, और जन साधारण की भाषा में लिखा जाता है। टिपिकल वर्ड का प्रयोग उसमें नहीं किया जाता है, और उसमें क्या कहते हैं कोटेशन दिए जाते हैं, और तुक बैठाकर कि जैसे कि टूथपेस्ट का विज्ञापन हमें देना है तो उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखते हैं, हम नहीं की पॉइंट्स लिखते हैं जिससे दांतों की जो सुरक्षा होती है वो हमें उसमें दिख जाए, नहीं ताज़ा सांसें, नहीं सुंदर मुस्कुराहट आदि आदि की पॉइंट्स हम डालते हैं उसमें। तो यहाँ पर जिस चीज़ का हम विज्ञापन दे रहे हैं उसकी उपयोगिता बताते हुए हमें कुछ सरल भाषा में की पॉइंट्स देकर उसे आकर्षित करना होता है, ताकि ग्राहक देखकर, दिखने वाला पढ़ने वाला देखकर उसके प्रति आकर्षित होकर उस चीज़ों को लेने के लिए आप तक पहुंच जाए, या आपने जो उपलब्ध कराया है वो लेने के लिए वहां तक पहुंच जाए। ठीक है, ये मैं अभी उदाहरण के रूप में आपको प्रारूप अभी बताऊंगी, दिखाऊंगी आपको स्पष्ट रूप से। संदेश लेखन। अब संदेश लेखन क्या है? किसी भी व्यक्ति को या समूह में या व्यक्तिगत लिखित रूप से जो कोई सूचना हम प्रसारित करते हैं उसे ही क्या कहा जाता है? संदेश लेखन। ठीक है, संदेश लेखन भी औपचारिक होते हैं और अनौपचारिक, यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो ऑब्वियसली फॉर्मल जो सूचनाएं होंगी वह किसी संस्थान की होगी, चाहे वह सार्वजनिक हो चाहे निजी हो, नहीं क्या कहते हैं, या किसी भी कार्यालयी हो विशेष रूप से, तो वो उस प्रकार का जो संदेश लेखन होगा वह मेरा औपचारिक होगा। और नाते रिश्तेदारों को पर्व त्यौहार में आमंत्रण के लिए, चाहे क्या कहते हैं शोक संदेश हो, चाहे खुशहाली का संदेश हो, नहीं या जन्मोत्सव पर बधाई का संदेश हो, इन सब के माध्यम से हम अनौपचारिक संदेश लेखन करते हैं। उसका ही प्रारूप मैं आपको भी दिखाऊंगी। लास्ट है हमारा सूचना लेखन। सूचना लेखन क्या है? कोई कार्यक्रम हम कर रहे हैं, एट रैंडमली कर रहे हैं, या किसी विशेष दिवस में कर रहे हैं, तो उसकी सूचना देना आम नागरिकों तक, या फिर जिसके लिए भी हमको उसमें आपको आमंत्रित करना है उसे सूचना देना, नहीं इन्फॉर्म करना उसे, वो हमारा क्या कहलाता है? सूचना कहलाता है। जैसे विद्यालय में हमें
कोई प्रोग्राम करवाना है, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाना है, 15 अगस्त में, 26 जनवरी में, हिंदी दिवस में प्रोग्राम दिवाना है, तो आपको सूचना लिखनी है कि फलना डेट पर क्या कहते हैं, सूचना देनी है और ये प्रोग्राम होने वाला है, उसके बारे में आप एक प्रारूप बनाकर सूचना देते हैं ताकि विद्यालय परिवार के सारे लोगों को उसकी जानकारी प्राप्त हो जाए। तो ये कुछ प्रमुख लेखन थे जिसकी जानकारी मैंने इन शॉर्ट में आपको दी। अब चलिए एक एक करके उसका सारे का प्रारूप मैं आपके सामने रखूं और बताऊं कि किस तरह से यह लिखा जाता है, ताकि इसमें आपको मतलब सहायक हो सकूं मैं और ये बता सकूं कि ये कैसे लिखा जाता है। आपको एक विशेष बात मैं बता दूं, मैं भूल गई थी कि आपका जो ये 10वीं बोर्ड है सीबीएसई का, खासकर मैं सीबीएसई के बारे में बता रही हूँ, ये बात मुझे जानकारी में आई है कि आपको जो लेखन आएगा तो स्ववृत्त लेखन और औपचारिक ईमेल लेखन ऑप्शन में आएंगे। तो आपको जिसमें आपकी पकड़ मजबूत हो, जो आपको सही तरीके से लिखना आता हो, आप उसी का लेखन करिए। जिसमें आपको स्पष्ट रूप से आता हो, दोनों में सेम नंबर आपको प्राप्त होंगे। तो यह भी मैंने आपको क्लियर बताया और अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी कि कैसे लिखना है। और इसमें एक बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ, चाहे वह पत्र लेखन हो, अनुच्छेद लेखन, लघु कथा लेखन या और भी कुछ लेखन लिखते हैं आप, तो आपको उसमें आपको अपना नाम नहीं लिखना होता है। अपना नाम, आप सोचेंगे कि अपना नाम नहीं लिखेंगे तो कैसे पत्र को स्टार्ट करेंगे, कैसे अंत करेंगे, नहीं। तो यहाँ पर ये जानना आपको ज़रूरी है कि जब हम एग्ज़ाम्स में पत्र का प्रारूप लिखते हैं तो अंत में अपना नाम नहीं लिख के अ ब श या इंग्लिश में लिखते हैं तो XYZ करके लिखना होता है। उसी तरह जब आप ईमेल लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मेल लिखेंगे आप, तो उसमें भी आपको किसी का जो अकाउंट नंबर वो डायरेक्ट नाम से नहीं लिखना है, उसमें भी 123gmail.com XX करके, मतलब नाम की जगह XX या कुछ भी चिन्ह जो होते हैं आपको अल्फ़ाबेटिकल आपको दे के वहाँ पर gmail.com शो करना है। इससे क्या होगा, जांचने वाले को आपके बारे में ये क्वालिटीज़ पता चलेगी कि बच्चे को एग्ज़ाम में पत्र लिखने का प्रारूप पता है। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा एग्ज़ाम्स में। और अब चलिए मैं आपको सारे प्रारूप आपको बता दूं किस तरह से इसे लिखा जाता है। अब देखिए मैं सारे का प्रारूप आपके सामने दिखा रही हूं। जैसे पत्र लेखन में औपचारिक, अनौपचारिक में देखिए औपचारिक पत्र का प्रारूप, जैसे संपादक को पत्र, क्षेत्र में बढ़ते अपराधों की रोकथाम के संबंध में। तो देखिए किस तरह से इसका प्रारूप है। पहले सेवा में उसका नाम कहाँ का है और कहाँ पर वह स्थित है, पूरे जो घटनाक्रम है उसकी जानकारी, और अंत में फिर अपने बारे में बताते हुए ये लिखना। ठीक है, यहाँ पर औपचारिक पत्र लेखन के कुछ निर्देश हैं, वह भी मैं आपको दिखा रही हूँ, जिसके बारे में मैंने आपको स्पष्ट बताया। आगे देखिए, अब देखिए अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र कैसे लिखा जा रहा है। यहाँ पर देखिए आप कैसे लिखा जा रहा है। प्रधानाचार्य जहाँ के हैं वहाँ का नाम, उसके बाद संबोधन, उसके बाद मेन बात और फिर अंत में अपने बारे में। अनौपचारिक पत्र का भी प्रारूप आप देख लीजिए। परीक्षाओं की तैयारी के विषय में किसको पत्र, मित्र को पत्र, तो ये हमारे संबंधी होते हैं। तो देखिए किस प्रारूप में ये पत्र लिखा जाता है। अब आपको औपचारिक और अनौपचारिक दोनों के बारे में जानकारी हो गई, किस तरह से लिखना होता है। आगे चलिए, यहाँ देखिए लघु कथा लेखन में जो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में यहाँ पूर्ण जानकारी है, आपको भी इसका ध्यान रखना है। अब कुछ लघु कथा के उदाहरण हैं, जैसे को तैसा। इसमें सुंदर सुंदर छोटे छोटे वाक्यों में यहाँ पर एक कथा का विवरण दिया गया है, आपको भी ऐसे ही लिखना है। ठीक है, अब देखिए इस तरह से लघु कथा लिखने का आपको संकेत दिया रहेगा। ठीक है, जो प्रस्थान बिंदु होते हैं कि कैसे कैसे ये कहानी लिखनी होती है नॉर्मली, तो आपको जिस विषय वस्तु पे आएगा उसकी जानकारी आपको नॉर्मली होगी या आपको पाठ में पढ़ाई गई होगी। उसी संदर्भ में इस तरह से बिंदु देते हुए दिया रहता है और उसी को संदर्भित करते हुए आपको कहानी लिखनी होती है। अब देखिए स्ववृत्त लेखन, ध्यान देने योग्य बातें, इसके बारे में मैंने आपको बताया स्पष्ट रूप से। उसके बाद परिचय जो आप देते हैं,
फिर शैक्षणिक योग्यता, उसके बाद प्रारूप के रूप में आप इसे देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे उदाहरण स्वरूप टीजीटी हिंदी पद के लिए स्ववृत्त। तो उद्देश्य जो मैंने आपको स्पष्ट किया किसके लिए आप ये करना चाहते हैं, व्यक्तिगत जानकारी देखिए इस रूप में आपको देनी होती है। उसके बाद आप देखिए कि फिर आप शैक्षणिक योग्यता के बारे में इस तरह से टेबल बनाते हुए अपना पूरा योग्यता के बारे में परिचय देते हैं। कुछ अन्य योग्यताएं जैसे कंप्यूटर, डिप्लोमा आदि का वो आपको जानकारी देनी होती है। कुछ उपलब्धियां प्राप्त हो वो उसके बारे में आपको बताना होता है। और कार्यतर गतिविधियां व रुचियां, उसके बाद घोषणा पत्र मैंने आपको बताया था, इस तरह से घोषणा देकर आपको हस्ताक्षर करना होता है। तो यहाँ पर भी आप अपना नाम नहीं लिखिएगा, इसमें अ ब श लिखिएगा जब आप एग्ज़ाम में अगर आपको आए। इसी के बारे में आपको विशेष बात बता रही थी। दिनांक, जिस दिन का ये दिनांक होगा वह आपको देना है। तो इस तरह से देखिए विभिन्न प्रकार के स्ववृत्त को हर जो भी हो उस रूप में हम स्ववृत्त अपना बायोडाटा देते हैं। ठीक है, 2 प्रारूप के बारे में आपको दिखा रही हूँ। ये दूसरा प्रारूप देखिए, दूसरे संदर्भ के लेकर आपको इसी तरह से स्ववृत्त लेखन करना है। ये एक महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे लेखन का। ठीक है, इस तरह से आपको फिर अंत में घोषणा करके देना है। यहाँ पर कुछ अभ्यास हैं जिसका अभ्यास आपको करना है। ठीक है, अब देखिए औपचारिक ईमेल लेखन में तो इस तरह से बॉक्स बनाकर आपको वहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ई लेखन में देखिए कैसे पहले हम क्या करते हैं वह भी मैं आपको स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिखा देती हूँ। सर्वप्रथम ईमेल में आपको अपना अकाउंट खोलना होता है। नहीं, ईमेल लिखने का तरीका पहले अकाउंट खोलना, अकाउंट खोलने के बाद हम संदेश भेजने के लिए निम्न प्रोसेस को पूरा करते हैं। ठीक है, यह भी आप ध्यान से देखिए। और फिर इस प्रारूप में इस तरह से हमें यहाँ पर सरफेस यहाँ से खुल के आता है और वहाँ पर हम जिसको भेजना होता है उसका टाइप करके हम भेजते हैं। और जो मेन टॉपिक है फिर उसको भी हम क्लिक करके भेजते हैं। अब सेंड पर क्लिक करके संदेश पहुँच जाने पर मैसेज सक्सेसफुली सेंड दिखाई देगा। इस तरह से ईमेल का प्रारूप होता है। आपको इसको अच्छे से समझ लेना है। यहाँ पर सीसी और बीसीसी के बारे में मैंने जो बताया यहाँ पर स्पष्ट विवरण दिया हुआ है, आप उसे भी देख ले और समझे। यहाँ और भी अन्य उदाहरण हैं कि एक से अधिक व्यक्तियों को भी आप भेज सकते हैं। नहीं, मेन प्राप्तकर्ता को, फिर कार्बन कॉपी और उसके बाद अगर बीसीसी आपको ब्लाइंड कार्बन कॉपी को भी भेजना है उसे भी आप भेज सकते हैं। सेम प्रोसेस इसमें यही होगा। यह आपका ईमेल लेखन हो गया। आगे चलिए, ये देखिए ये संवाद लेखन की कुछ विशेष बातें, ध्यान देने योग्य बातें यहाँ पर बताई गई है जिसका मैंने आपको विवरण दिया और यह इसका प्रारूप है। देखिए सब्जी के बढ़ते भावों को लेकर ग्राहक एवं सब्जी विक्रेता के बीच संवाद, क्रिकेट मैच के विषय में 2 मित्रों के बीच संवाद, यानी जो भी विषय वस्तु होगी वह आपको लिखा होगा, उसमें सुंदर तरीके से सजाकर आपको संवाद लिखना है, डायलॉग लिखना है। जन्मदिन की पार्टी में 2 मित्रों के बीच संवाद, मतदान के विषय में दादाजी एवं पोते के बीच संवाद, 2 सखियों के बीच रियलिटी शो के विषय में संवाद आदि। ये संवाद का प्रारूप था जो आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब ये देखिए विज्ञापन लेखन का जो उद्देश्य है और ध्यान देने योग्य जो कुछ बातें हैं वह मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे विज्ञापन लेखन पे कौन सी बातों पे ध्यान देना है और उसका उद्देश्य क्या है। और ये प्रारूप देखिए आप, जैसे टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी के लिए आकर्षक विज्ञापन आपको टॉपिक्स दिए रहेंगे। तो आप देखिए किस तरीके से तुक बैठाते हुए यहाँ पर विज्ञापन किया जाता है। मिलेनियम शू कंपनी के लिए विज्ञापन, तो जो शू का नाम है वो आकर्षक तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है। सामान की जो उपयोगिता है वह सुंदर शब्दों में सजाई गई है। नहीं, और आगे भी देखिए और भी विज्ञापन हैं। शर्मा शोरूम, देखिए किस तरह से विज्ञापन दिया जाता है। आपको टॉपिक्स प्रश्न में दिए रहेंगे। यहाँ पर कहीं पर भी आपको अपना नाम नहीं देना है। ठीक है, आपकी जो विषय वस्तु है विज्ञापन की वो शो करते हुए आपको सुंदर तरीके से सजाकर आपको विज्ञापन लिखना है, लिखने आना चाहिए। देखिए इस तरीके से
किसी भी चीज़ की जानकारी हम देते हैं आकर्षक तरीके से, सुंदर कोटेशन के रूप में, और एक यानी कि आकर्षक भाषा में उसको लेने के लिए आतुर हो जाना, ऐसी भाषा में इसका हम प्रचार करते हैं। देखिए, ये स्कूल का विज्ञापन है। स्कूल भी मैंने आपको बताया, विभिन्न संस्थान विज्ञापन का प्रयोग एकदम खुले रूप में बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। हर तरह का देखिए यहाँ पर मैंने आपको विज्ञापन दिखाया। आपको इसी प्रकार से विज्ञापन लिखना है। इसमें आपको पूरे नंबर आते हैं, ठीक है। आपको विषय वस्तु दी रहेगी। आगे देखिए, अब सबसे प्रमुख लेखन संदेश लेखन, जिसके बारे में ये शुरू से हमारे कोर्स में आता रहा है, एक अलग से क्या कहते हैं लेखन के रूप में। इसमें आपका एक भी नंबर नहीं कटता है अगर आप सही से लिखे तो यहाँ पर देख लीजिए संदेश का क्या प्रारूप होता है, क्या परिभाषा होती है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखी हुई है। और संदेश लेखन के प्रकार भी कितने हैं और किन किन विषयों पर संदेश लिखे जा सकते हैं वह भी आप देख लीजिए। और संदेश लेखन के अंग के कौन कौन से हैं और इसमें ध्यान देने योग्य कौन सी बातें हैं वह भी मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये प्रारूप जो अंग के रूप में हमने यहाँ देखा कि शीर्षक लिखना है, दिनांक लिखना है, समय लिखना है, अभिवादन, मुख्य भाग और प्रेषक, तो इस प्रारूप में हमें संदेश लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर औपचारिक संदेश, अनौपचारिक संदेश। औपचारिक संदेश में कुछ देखिए फॉर्मेलिटीज है और अनौपचारिक संदेश में सिर्फ संबोधन है। नहीं, देखिए क ख ग करके लिखा हुआ है ना, अपना नाम नहीं लिखना है यहाँ पर। ये विशेष, इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान देखिए। जैसे देखिए शुभकामना संदेश देना है, गणतंत्र दिवस पर देशवासियों के लिए शुभकामना संदेश, तो देखिए किस प्रारूप में आया है। यहाँ पर जो उसका प्रारूप है उसका आपको ध्यान रखना है। चाहे शुभकामना संदेश हो, पर्व त्यौहार का संदेश हो, शोक संदेश हो, विशेष अवसरों का संदेश हो, आपको उसका ध्यान रखते हुए संदेश लेखन के जो अंग हैं वह आपको मुख्य रूप से लिखना होता है। तो देखिए शुभकामना संदेश में ऐसे प्रारूप हमारे सामने आए। और भी देखिए शुभकामना संदेश का और दूसरा प्रारूप, स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों के लिए शुभकामना। और भी देखिए जन्मदिन के शुभ अवसर पर बधाई संदेश, अनौपचारिक रूप से दीपावली के पावन अवसर पर जो अनौपचारिक रूप है वह संदेश औपचारिक रूप से भी हो सकता है, ठीक है। शोक संदेश, देखिए संदेश में शोक संदेश का भी होता है, तो सबका प्रारूप वही होगा, खाली वहाँ पर विषय वस्तु बदल जाएगी। नहीं, यहाँ पर कुछ संदेश किसी डेट, विशेष डेट के रूप में संदेश देना हो तो वह भी हम दे सकते हैं। अब शुभकामना संदेश शुभ नवरात्रि के रूप में, इस प्रकार से बहुत सारे संदेश का विवरण हम लिख सकते हैं आकर्षक तरीके से। अब हमारे क्रम का अंतिम लेखन सूचना लेखन। देखिए मैंने सूचना लेखन के बारे में बताया आपको कि सूचना किसी के बारे में बताना नहीं, कोई विशेष दिनांक पर, डेट पर जब कुछ करना होता है हमें तो हम उसकी सूचना कैसे देते हैं, नोटिस जारी करना नहीं। तो ये देखिए इस रूप में सूचना में जो विशेषताएं समाहित है उसका आपको ध्यान रखना है ध्यान से। अब देखिए इस रूप में सूचना दी जाती है, कुछ विभिन्न टॉपिक्स हैं, ठीक है, उसमें कैसे सूचना दी जाती है एकदम फॉर्मल होकर, उसे आप ध्यान से देखिए। नवोदय दूरदर्शन कंपनी के जो सूचनाएं देती है, नहीं कोई भी प्रकार की सूचना कोई संस्थान के माध्यम से जो दी जाती है उसका प्रारूप आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए और भी बहुत सी संदर्भित विषय वस्तु देख लीजिए। सुधार समिति रोहिणी की सड़कों की पार्कों की दुर्दशा एवं सुधार के संदर्भ में देख लीजिए। और भी हैं अवकाश के संबंध में, विद्यालय में पुस्तकालय की 2 पुस्तकें गोदान और मंगलसूत्र खो गई है उसके बारे में सूचना, यानी किसी बातों के बारे में नोटिस आप बना सकते हैं। नोटिस के रूप में जो आप सूचना देते हैं, नई बातें जो भेजते हैं वह हमारा क्या कहलाता है, सूचना लेखन कहलाता है, यानी किसी विशेष बात के बारे में जानकारी लोगों तक देना, ठीक है। ये इसका मुख्य प्रारूप था। अब आपको मुझे लगता है कि सारे लेखन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और एक महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपको प्रदान की। इस संदर्भ में और भी कोई बात हो तो आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए। और ये मैंने एक साथ बताया और
अगर आपके कमेंट्स आएंगे तो मैं फिर अलग अलग तरीके से भी, अलग अलग रूप में भी शॉर्ट वीडियो लेकर आपको ये स्पष्ट करूँगी। आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करें। आज तक के लिए इतना ही। बाय। अगली वीडियो में फिर एक नई क्लास के साथ। बाय।